महाराष्ट्र में नए दौर का आगाज होने वाला है। उद्धव ठाकरे कल महाराष्ट्र के वजीर आला के तौर पर ओहदे का हलफ लेंगे, लेकिन सवाल यही है कि क्या इत्तेहाद की सरकार आवाम की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी। आज इसी पर प्राइम डिबेट में हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे 28 नवंबर को महाराष्ट्र के वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के वजीर आला के ओहदे के लिए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं। उद्धव ठाकरे की जानिब से हुकूमत के क़याम का दावा किए जाने के बाद गवर्नर कोश्यारी के ऑफिस की तरफ से एक तस्दीकी मकतूब जारी किया गया है। गवर्नर के दफ्तर ने मुंबई के शिवाजी पार्क में हलफबरदारी की तकरीब की इजाजत देते हुए इसके लिए तारीख की तस्दीक की है। शिवसेना के सरबराह ने कांग्रेस और एनसीपी के अहम रहनुमाओं के साथ मंगल की रात गवर्नर से मिलकर हुकूमत की तश्कील का दावा किया था। कांग्रेस लीडर बाला साहब थोराट ने कहा कि सिर्फ उद्धव ठाकरे 28 नवंबर को हलफ लेंगे, जबकि काबीना के दीगर अराकीन बाद में हलफ लेंगे। महाअघाड़ी इत्तेहाद का मानना है कि नई सरकार से महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा। अभी तक कोई ऐसा ये डिसीजन हुआ नहीं। मुख्यमंत्री उद्धव जी बनेंगे, इतना डिसीजन है। वो कल शपथ विधि लेंगे और वो शपथ लेने के बाद बाकी कितने लोग उप मुख्यमंत्री होंगे, कौन होगा, मंत्री कौन होगा, इसके बारे में कोई अभी तक तय हुआ नहीं। अभी वो डिस्कशन शुरू होगा। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के बावजूद कुर्सी गवा देने के बाद बीजेपी में हाहाकार मचा हुआ है और पार्टी के कई सीनियर रहनुमा अपनी ही पार्टी पर उंगलियां उठा रहे हैं। कई रहनुमाओं का कहना है कि बीजेपी का अजीत पवार के साथ हाथ मिलाने का फैसला दुरुस्त नहीं था और इससे पार्टी की शबीह पर मनफी असर पड़ा है। अब देखना ये अहम होगा कि क्या इत्तेहाद की सरकार आवाम की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी और महाराष्ट्र के आवाम को एक मजबूत और टिकाऊ सरकार मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो महाराष्ट्र में सरकार बदलने जा रही है। क्या महाराष्ट्र की किस्मत भी बदलेगी? क्योंकि नया वजीर आला मिलने जा रहा है और यह शायद महाराष्ट्र की तारीख में पहली बार हो रहा है कि ठाकरे खानदान से कोई शख्स महाराष्ट्र के इख्तिदार में एक तरह से आ रहा है और उद्धव ठाकरे कल एक तरह से वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। सवाल यह उठ रहा है कि क्या सरकार बदलेगी, सरकार एक तरह से वजीर आला का चेहरा बदलेगा, क्या अवाम की जो किस्मत है वो भी बदलेगी, महाराष्ट्र की जो किस्मत है वो एक तरह से तब्दील होगी। इसी पर हम बात करेंगे और आखिर ये सरकार चलेगी किस तरह से, क्योंकि कल देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया था अपनी पीसी में। उन्होंने कहा था कि 3 पहियों की ये सरकार है, 3 पहियों की ये गाड़ी है, ये बहुत दिन तक चलेगी नहीं, ये टिकाऊ सरकार नहीं होगी। आखिर ये सरकार कैसे चलेगी और क्या वाकई में ये मजबूत और भरोसे की सरकार होगी? इसी पर हम प्राइम डिबेट पे चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अबू आसिम आजमी साहब सदर हैं समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अक्सर अबू आसिम आजमी साहब महाराष्ट्र के इश्यूज पर हमारे साथ डिबेट में जुड़ते हैं। अबू आसिम आजमी साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। इनके अलावा मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान डॉक्टर एमएच खान साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस डिबेट में। एमएच खान साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। आपके अलावा संतोष पाठक जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं और मुल्क की सियासत पर बहुत अच्छी नजर रखते हैं संतोष पाठक जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष पाठक जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में कांग्रेस और शिवसेना के लीडर हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सबसे पहले मैं अबू आसिम आजमी साहब आपसे शुरुआत करना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र को कल एक नया वजीर आला मिल जाएगा और वजीर आला भी ऐसा जो बिल्कुल फ्रेश होगा। पहली बार महाराष्ट्र की सरकार में ठाकरे खानदान से कोई चेहरा वजीर आला की कुर्सी पर आ रहा है। कितनी उम्मीदें हैं, कितनी उम्मीदें की जाएं, क्योंकि महाराष्ट्र के किसानों का बहुत बुरा हाल है अबू आसिम आजमी साहब। इसके अलावा अगर और दूसरे मसाइल की हम बात करें, बहुत से मसाइल हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला महाराष्ट्र का है वो किसानों का है। नहीं, देखिए, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि पहले 5 साल तक बीजेपी और शिवसेना एक साथ रह चुकी है और हमने 5 साल देखा। अब बीजेपी हटी है और शिवसेना जो है शरद पवार साहब के नेतृत्व में कांग्रेस को मिलाकर सरकार बना रही है। तो आप समझ लीजिए कि जब बीजेपी शिवसेना एक साथ थी तो
तो जो कट्टरपंथी चीजें थी, जो फिरका परस्ती थी, वो तो खत्म हो जाएगी इसमें, क्योंकि शरद पवार साहब की रहनुमाई में ये सरकार चलेगी। और उद्धव जी बिल्कुल नए हैं और मैं पहली बार उनसे मिला हूं। मैं तो राजनीति बहुत जमाने से करता हूं, लेकिन फर्स्ट टाइम उनके साथ बैठ के बातचीत किया तो मुझे ये अंदाजा लगा कि आदमी भोला भाला है। और अगर ये शरद पवार साहब और कांग्रेस की तरह से अच्छी तरह हैंडलिंग होगी तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करना चाहते हैं और जरूर करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। और इसमें कॉमन यूनियन प्रोग्राम बना हुआ है कि इसमें जो है ये इन चीजों पर हम सपोर्ट करेंगे। जब दो पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं तो मुझे लगता है कि काम अच्छा होगा। हमने भी कहा है, देखिए सबसे माइनॉरिटी का इश्यू बहुत बड़ा है, रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन में उद्धव जी ने कहा था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मेरे पास रिकॉर्ड है उसका। और पवार साहब और कांग्रेस पार्टी ने 5% दिया था, जो कोर्ट ने मुहर लगा दिया था उस पर कि एजुकेशन में उनको मिल जाना चाहिए, परंतु बीजेपी ने नहीं दिया था। और अब ये तीनों आ गए हैं, तो अब जब तीनों आ गए, इन्होंने कहा था पहले, तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि 5% रिजर्वेशन मिलेगा तो कुछ 100 बच्चे हमारे कम से कम एजुकेशन में आगे जाएंगे, बड़ी तालीम ले सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी 12-13 पॉइंट मैंने खुद भी लिख के दिया है। हमें कहा गया था कि आप लोग सपोर्ट कीजिए और बताइए क्या चाहते हैं आप। देखिए, हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में विकास हो। ये सिर्फ मंदिर, मस्जिद, मुस्लिम, हिंदू जिस तो बीजेपी ने करके रखा था ना, ये खत्म होना चाहिए बिल्कुल। इससे देश बर्बाद हो रहा है। अब देखिए, 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बीजेपी के राज में आया। अच्छा, शिवसेना एक छोटी पार्टी है जो सिर्फ महाराष्ट्र तक लिमिटेड है, ये बाहर नहीं है। और बीजेपी पूरे देश में है। और मोदी जी ऐसा दंदनाते फिरते हैं, ऐसा दंदनाते फिरते हैं और ऐसा ऐसा भाषण करते हैं, बाप रे बाप, लगता है कि पूरे देश में बाहर आ गई है। लेकिन अगर आप जाके देखिए तो 1-1 लाख की मीटिंग में अगर हम पूछते हैं लोगों से, भाई आप बताइए आपकी आमदनी घटी है कि बढ़ी है, मैं आपको कसम खा के कहता हूं अबू हुरैरा साहब कि एक सिंगल आदमी ये नहीं बोलता कि हमारे आमदनी बढ़ी है। हर आदमी परेशान है, बिल्कुल परेशान पड़ा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब, हिंदू मुस्लिम के नाम पर अलगाववाद, देश को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया गया है। तो मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र से एक शुरुआत हुई है, नई शुरुआत हुई है। कहा था कल 30 साल। अबू आसिम आजमी साहब क्यों, अबू आसिम आजमी साहब, मैं एक चीज और जोड़ता चलूं, क्या शिवसेना के जो माजी में जो गुनाह थे, क्या उसे एक तरह से आप लोगों ने भुला दिया? शिवसेना में बाल ठाकरे साहब के जो बयान, जब उन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी उस वक्त का जो बयान दिया था, या हालिया दिनों जिस तरह से शिवसेना ने कहा था कि सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए, क्या इन तमाम गुनाहों को, इन तमाम बयानों को भुलाकर एक तरह से नई शुरुआत करना चाह रहे हैं? अब हुरैरा साहब मुझे आप एक बार बताइए, एक चीज आपसे पहले पूछता हूं मैं जी, कि सुबह का भूला शाम को वापस आए तो उसे भगा देना चाहिए, वेलकम करना चाहिए? मुझे बताइए आप। नहीं, वेलकम करना चाहिए, लेकिन अगर वो सुधरने के लिए तैयार हो तो बताइए ना। सुधरने के लिए तैयार हो तो हाँ, देखिए सुधरेगा ना, सुधरना ही पड़ेगा ना। नहीं अबू हुरैरा भाई, सुधरना लाजिम है। अगर सरकार चलाना है तो कांग्रेस और एनसीपी और हम सब लोगों की मदद से सरकार चल रही है, तो फिर वो चीजें अब नहीं होंगी तो सरकार नहीं चलेगी। ये तो बातें हो चुकी है। बिल्कुल। बीजेपी शिवसेना की सरकार बनती तो उसमें ये चीजें नहीं आती। ये लोगों को महसूस करना चाहिए कि वो चीजें, वो कट्टरपंथी चीजें जो बीजेपी बड़े धड़ल्ले से बोलती थी, अब ये धड़ल्ले से नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सेकुलर पार्टियों से हाथ मिलाया और कहा है कि मैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चलाऊंगा और महाराष्ट्र का विकास, किसानों का विकास, किसानों की आत्महत्या रुके, ये हमारा पहला एजेंडा होगा। हर समाज के हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, यूपी का हो, बिहार का हो। उन्होंने कहा है कि कल था देश का कॉन्स्टिट्यूशन दिन और कल ही बना है, कहा हम कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करेंगे। हमने बहुत तालियां बजाई उद्धव जी के लिए कि भाई चलो एक अच्छी बात हो रही है। मुझे बताइए, देखिए मैं एक आदमी से मिलता हूं बार बार। जी जी। वो आदमी रहने वाले हरियाणा के हैं। जब बाबरी मस्जिद 92 में शहीद हो रही थी तो बड़े जोश में गए थे। उन्हीं का कहना है कि मैंने पहला फड़ाव मारा था मस्जिद पे तोड़ने के लिए, लेकिन रात भर नहीं सोया, बहुत रोया कि मैंने क्या गलती किया ये। और सोए हुए इंसान में शैतान सो गया, इंसान जाग गया। और उन्होंने कहा कि मैंने उसी दिन तौबा किया कि मैंने बहुत गलत काम किया है, किसी की इबादत गाह को तोड़ा है। उन्होंने तौबा किया। आज वो पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके पश्चाताप करके जो गलत रास्ते पर लोगों को सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको भगा दूं कि क्या करूं? मेरे मिलने आते हो, चाय पिलाऊं कि भगाऊं? मैं समझता हूं उनको मैं अप्रिशिएट करूं। ठीक है कि उन्होंने एक गलती माना अपनी,
बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के युवा लीडर और बहुत खास शिवम त्यागी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी लीडर हैं शिवम त्यागी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं एमएच खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो बात अबू आसिम आजमी साहब ने कही, बहुत तफसील से उन्होंने सारी बातें रखी। हालांकि मैंने सवाल भी उनसे तीखा सवाल किया था कि क्या शिवसेना की जो गलतियां माजी में पास्ट में रही उन्हें भुला दिया जाए। अबू आसिम आजमी साहब ने इतना कहा कि कम से कम एक मौका दिया जाए, सुधरने का एक मौका दिया जाए, या यूं कहा जाए कि शिवसेना एक तरह से सुबह की भूली हुई थी, अब शाम में लौट आई है, तो एक मौका मिलना चाहिए। नहीं, ठीक है अबू हुरैरा साहब, आदमी साहब जो बात कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। कोई आदमी अगर देखिए वो बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, अब उनका गठबंधन सेकुलर लोगों के साथ हो रहा है, तो वो अगर सेकुलर लोगों के साथ हो रहा तो सेकुलरिज्म की तरफ जाएंगे ना, कि अलग तरफ चले जाएंगे। अब बीजेपी का तो ग्राफ देखिए, झूठ मक्कारी सब देखिए। दिसंबर 2017 को बीजेपी का ग्राफ लीजिए, या पूरे इंडिया में जो उनकी सरकारें थी वो 78% करीब थी। उसके बाद आप आ जाइए 2019 में नवंबर में आ जाइए, वो 40% पे आ गई है। एक न एक दिन रोज उनका कोई न कोई स्टेट जा रहा हाथ से। आप देखिए गोवा में उन्होंने क्या किया, कांग्रेस को तोड़ के उन्होंने बनाया सरकार, गोवा में भी सरकार उनकी नहीं थी। कर्नाटक में तोड़ के बनाया सरकार, कर्नाटक में भी सरकार नहीं थी, हॉर्स ट्रेडिंग किया उन्होंने। हरियाणा में क्या किया, हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी जो एक दूसरे के मत को खिलाफ थे, बिल्कुल जो आप बता रहे हैं कि एक दूसरे के आइडियोलॉजी के खिलाफ थे, उनके साथ सरकार बना ली। अब आप देखिए राजस्थान इसके हाथ से चला गया। तो ये क्या है, ये जो झूठ पे झूठ बोलना। एक बार कहा उन्होंने 15-15 लाख आ जाएगा तो सरकार बन गई, फिर उन्होंने कहा राष्ट्रवाद है, पाकिस्तान है, तो सरकार आ गई। अब सवाल इस बात का है कब तक गवर्नमेंट, जनता कब तक बहकावे में रहेगी। देखिए ये अबू आजमी साहब जो कह रहे हैं वो बहुत पुराने लीडर हैं, सोच समझ के बात कर रहे हैं। और आज जो तायद कर रहे हैं आजमी साहब, तो ये कोई खिलवाड़ मजाक बात नहीं है, ये बड़ी बात कह रहे हैं वो कि हम इनको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके चलेंगे। अब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो तय होगा उसी पे काम होगा। पुरानी बातों को छोड़िए, मिट्टी डालिए। पुरानी क्या बातें थी, हम भूल गए, हम सुधर रहे हैं, हम सुधर गए, तो वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। पहले देखना पड़ेगा कि आगे पहुंच करके ये सरकार किस तरह से काम करती है, क्योंकि बीजेपी देखिए मैं बताता, मेरा जो तजुर्बा बताता है कि बीजेपी चुप नहीं बैठेगी अभी। अब देखिए अभी फडणवीस ने कहा है कि अभी आगे देखिए मैं बयान देता हूं, तो जरा आजमी साहब से मैं कहूंगा और लोगों से कहूंगा जरा होशियार रहिए, ये बहुत बड़े डाकू लोग हैं, ये सेंध लगा सकते हैं, ये फिर पकड़ लोगों को पकड़ने शुरू कर देंगे, मानेंगे नहीं ये। शिवम, जो बात यहां पर एमएच खान साहब कह रहे हैं कि बीजेपी खामोश नहीं बैठेगी, वो इत्मीनान से बैठने वाली नहीं है, और मुझे जहां तक लग रहा है कि सबसे बड़ा नुकसान महाराष्ट्र में बीजेपी को हुआ है। सबसे ज्यादा सीटें 105 सीटें लाकर भी बीजेपी सत्ता तक नहीं पहुंच सकी, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हुआ है बीजेपी को महाराष्ट्र में, जो पूरा ड्रामा 24 अक्टूबर के बाद से अब तक हुआ। सबसे पहले तो अबू मैं आजमी साहब को मुबारकबाद देना चाहूंगा और कहूंगा कि नई सरकार जो बनी है, और जिस बात को आजमी साहब पिछले 1 महीने से लगातार कहते आ रहे थे, वो बात उनकी सही साबित हुई, और बहरहाल वो सरकार में है तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहरहाल 3 पहियों वाली सरकार है, किस तरह से कैसे क्या होगा वो चीजें आगे डिस्कशन होंगी। इंपॉर्टेंट बात अभी उसकी बात, जो संविधान की बात कर रहे थे अबू आजमी साहब की, अभी संविधान दिवस था, अभी पिछले दिनों संविधान दिवस था, लेकिन आप ही के अलाय कांग्रेस उससे एक दिन पहले महाराष्ट्र के माहौल को लेकर तो बायकॉट करने के लिए चले गए, लेकिन संविधान दिवस दिन वाले दिन इतना भी उनसे नहीं हुआ कि कम से कम वो पार्लियामेंट जाकर वो जो ज्वाइंट सेशन हो रहा था उसको ज्वाइन कर लेते। आप एक तरफ संविधान की दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ संविधान वाले दिन आप लोकसभा तक में नहीं पहुंच पाते। अब एमएच खान साहब ने कहा कि देखिए इन्होंने गोवा में क्या किया, कर्नाटका में क्या किया, हरियाणा में क्या किया, 2 अलग अलग विचारधाराओं ने अलग अलग चुनाव लड़ा और एक साथ मिल गए। अरे साहब, महाराष्ट्र में क्या हुआ है, यहां विचारधारा आपकी शिवसेना से बहुत लाजवाब मिल रही थी, इसको भी बोल देते आप जब लगातार ये कह रहे थे। आप बहुत सीनियर हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन इतना सेलेक्टिव क्यों? नहीं, विचारधाराओं की अगर नहीं, विचारधारा देखिए शिवम, विचारधारा तो कश्मीर में भी नहीं मिलती थी। जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ बीजेपी गई थी, बिल्कुल। बिहार में नीतीश जी के साथ, बिल्कुल। तो अभी तो बात आ गई, बिल्कुल नहीं तो, लेकिन मैं सिर्फ
मैं बिल्कुल साफ कहता क्या किया? सुन लीजिए ना, आपने मैं क्या कहता किया हूँ है? नहीं, आपने आप गोवा में देखिए ना, शुरुआत किया, आप आपने कर्नाटक देखिए में शुरुआत गोवा में किया, मैंने आप शुरुआत नहीं हरियाणा में करी, शुरुआत मेरी किया। पार्टी आप देखिए, आप सिर्फ गोवा से शुरुआत हिंदुस्तान की नहीं कर सकते। अगर आप गोवा से शुरुआत करेंगे तो मैं 1957 केरला में लेकर जाऊंगा आपको, मैं आपको हरियाणा में लेकर आऊंगा भजन लाल जी के समय में, मैं आपको हर जगह लेकर आऊंगा। अभी गोवा से ही तो ये देश शुरू नहीं हुआ ना, अरे गोवा से ही तो ये क्यों पाकिस्तान पे हमला करना आपको बुरा लगा क्या? पाकिस्तान पर हमला करना आपको बुरा लगा? पाकिस्तान पर हमला करना बुरा है? वो आके मेरे देश के सैनिकों को मारे हैं और आप कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। अरे शुक्र मानिए 5 बजे किया क्योंकि वहां पर सरकार नहीं थी। आपको तो ये समझना पड़ेगा, क्यों हटाया? 1957 में आप एक बार कह एम एस खान साहब अभी एक ही इलेक्शन हारे हैं, विपक्ष को कम से कम बोलने का मौका तो दीजिए। ठीक है, आप 2 बार आपको इस्तीफा देना पड़ा। देखिए ठीक है, शुभ बात हो गई। खान साहब बात हो गई। ठीक है, बात हो गई। मेरे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान प्रियंका दुबे जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, शिवसेना लीडर हैं, वो भी इस वक्त डिबेट में जुड़ चुकी हैं लखनऊ से। प्रियंका दुबे जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं संतोष पाठक जी आपके पास आना चाहूंगा जी। सर पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जी ये जिस तरह के स्टेटमेंट हमारे लिए बोल रहे हैं कि हमने ये गठबंधन कर लिया एनसीपी के साथ और कांग्रेस के साथ, तो ये शुरुआत हमने नहीं की है। सबसे पहले आप राष्ट्र की बात छोड़ दें, जब ये महबूबा के पास गए थे अपना गठबंधन करने, तब ये विचार के अनुकूल था। बिल्कुल, जो ये काम करे वो इनके विचार के अनुकूल हो तो ही अनुकूल है। परंतु अगर कोई दूसरी पार्टी इसी विचारधारा के आगे लेकर आगे बढ़े तो इन लोगों के लिए राष्ट्र हित से अनहित हो जाता है, इनकी विचारधारा से मैच नहीं करता तो हम गलत हो जाते हैं और हम एक तरह से विद्रोही हो जाते हैं, हमारी सेक्युलर सोच हो जाती है। ठीक, मतलब ये बात कहां से आ जाती है कि जो ये कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत ये कर रहे हैं वही सही है, और वही सेम चीज अगर कोई और पार्टी कर रही है, कोई और कदम वैसा ही उठा रही है जो भाजपाइयों के लिए, उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर वो कर रही है तो वो कसूरवार हो जा रही है। शिवम इसका जवाब चाहिए, मैं 30 सेकंड दे रहा हूं। जो बात आप प्रियंका दुबे कह रही हैं कि बीजेपी करे तो अच्छा और दूसरी पार्टी या उनकी सहयोगी पार्टियां अगर करें तो बुरा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। आप अगर पीडीपी की भी बात करेंगे, मेरे घर में अगर जाले लगे हैं, मेरे घर में अगर गंदगी है तो मैं जाहिर है मैं कहीं और बाहर जाके पड़ोसी के घर से जाले साफ नहीं करूंगा। पहले कश्मीर में जाकर वहां की प्रॉब्लम समझना, पुलिस को समझना और उसके बाद 370 को हटाना हमारा काम था। मैनिफेस्टो है 1954 से बोलते आ रहे हैं, हटाया हमने। और जहां तक बात करते हैं गोवा की, एमएच खान साहब गोवा की बात कर रहे थे, एक जवाब और दे देता हूं। सुन लीजिए, अरे साहब सुन लीजिए ना, सबका नंबर आएगा, इसमें क्या परेशानी है? नंबर सबका आएगा। 1957 में इस देश में केरला में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। उस समय जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे और श्रीमती गांधी भाजपा की कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। अब आप मुझे एक चीज बताइए, आपने वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार को हटाकर रातों रात आपने वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया था 1957 में केरला में। वहां पर क्या था? वहां पे तो गठबंधन भी नहीं था, वहां पर तो पूर्ण बहुमत की सरकार थी। आप रातों रात 356 लगा सकते हैं, आप पूर्ण बहुमत की सरकार को हटा सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर सुबह 8 बजे शपथ लेती है तो आपको बुरा लग रहा है। क्यों? ये तो 57 से होता आ रहा है, आप क्यों नहीं बोले? कब भजन लाल जी को 47 सीटें मिली, लेकिन बावजूद इसके ताऊ देवीलाल जी को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, वो ठीक। और आज जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो गलत। नहीं, मैं एक बात पूछूं, त्यागी साहब 10 साल का नहीं है, ठीक है। शिवम अब आसिम आजमी साहब पूछना चाह रहे हैं। जी आजमी साहब, रिस्पेक्टेड त्यागी साहब, मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि कल तक अजित पवार साहब एक करप्ट नेता थे, उन पे बहुत सारे केसेस थे, उनको जेल भेजने की तैयारी कर रही थी बीजेपी सरकार। ये कह रहे थे बार बार कि मेरे पास वीडियो है, इतने जोश में बोल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस साहब की कोई सवाल ही नहीं पैदा कि हम एनसीपी से कभी हाथ मिलाएं। सुनिए ना सर, और उसके बाद उसी राष्ट्रवादी पार्टी को बुलाकर रात के अंधेरे में कौन सी इतनी जरूरत की सत्ता जरूरी है या देश के अंदर से करप्शन की जो कसम खाया खत्म करने की आपका वादा जरूरी है? उसके बाद उसी से हाथ मिलाया आपने और आप उसके बाद आपने सारे केसेस खत्म कर दिए। कौन सा साबुन है आप लोगों के पास कि एक करप्ट जिसको कहते हो उसको एक दिन में साफ कर देते हो? हरियाणा में जेल से निकाल करके आपने, जेल में बंद किस लिए थे? वो किसी अच्छे काम के लिए बंद थे क्या? उनको बुला करके उनसे अलायंस करके उनको जेल से बाहर निकाल लिया। तो इन चीजों पर भी सोचिए, जनता देख रही है।
हम चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार चले या कांग्रेस ही चले, लेकिन देश के अंदर ये जो ये सब जो है झूठ बोल करके, करप्शन करके, देश में को बर्बाद करके आज देश की इकोनॉमिक हालत इतनी बुरी है। आप मुझे बताइए, आप इस बात को मानेंगे नहीं त्यागी साहब कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। आप पता लगा लीजिए। और आज डेवलपिंग कंट्री जो हिंदुस्तान था वहां से हटा दिया गया कि डेवलपिंग कंट्री नहीं है, ये मुल्क है। तो इन चीजों को देखते हुए आपको नहीं लगता कि मुल्क आज जो है बदहाली में जा रहा है और मुल्क पे कर्ज बढ़ता जा रहा है? तो इसलिए ऐसी सरकार देश पसंद नहीं करेगा। आप आर्टिकल 370, आप जो है 3 तलाक से किसी का पेट भरता नहीं है। लोग चाहते हैं रोजी रोटी। आखिरी आदमी 2 रोटी का भूखा पड़ा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। जब तक आप लोग इस पे काम नहीं करेंगे, अभी आपकी हालत 71% थी 2017 में, आज हो गई हालत आपकी 40% देश में। ये हालत रही तो 0% हो जाएगा। बिल्कुल। और शिवम एक चीज मैं और जोड़ दूं, एकनाथ खड़से बीजेपी के सीनियर लीडर है महाराष्ट्र में, उन्होंने एतराज जताया। उन्होंने कहा कि अजीत पवार को मिलाकर बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती की। जो जिंदगी भर बीजेपी ने कमाया था वो एक तरह से एक दिन में गंवा दिया बीजेपी ने। ये एकनाथ खड़से का बयान है। शिवम, मैं कहता हूं लोकतंत्र है, हर किसी का सम्मान है, हर कोई अपने बयान दे सकता है, लोकतांत्रिक पार्टी है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो जरूरी है, आप मुझे एक चीज बताइए, यही सारी चीजें आपने जो कहा 45 साल का डेटा मैं बिल्कुल मानता हूं, मेरी सरकार ने ही तो दिया है, हम उस पर काम कर रहे हैं, करेगा। लेकिन बावजूद उसके मैं अबू आजमी साहब से एक चीज पूछना चाहता हूं कि अजीत पवार साहब विधायक दल का नेता होने के पास हमारे पास आए, समर्थन पत्र लेकर, हमने उस सरकार को आगे बढ़ाया, बाद में उनको नहीं फीजिबल रहा या उनके पास समर्थन नहीं था तो वापस चले गए। लेकिन मुझे एक चीज तो बताइए साहब, आप तो उन्हीं के साथ हैं, पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि वो पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि वो उनके साथ जाएंगे, तो आप कहेंगे उनको करप्ट? अच्छा, आपको नहीं लगता वो करप्ट है? मतलब अगर वो बीजेपी के साथ आ जाए तो वो करप्ट नेता है और आप कहते हैं आपके साथ चले गए तो करप्ट नहीं है? नहीं तो नहीं उनको नहीं, आप पढ़ के आपको तो बिल्कुल सही हो जाता। 8 केसेस जिनमें क्लीन चिट उनको मिली है, वो उनका नाम ही नहीं है, नाम ही नहीं है। आप करप्ट नेता मानते थे, आप पूरे 3,500 विभाग के केसेस हैं उन पर, 2009 केसेस अभी भी एज है, उन 8 केसेस में उनका नाम नहीं है। अरे ठीक है, statement ठीक है, ठीक है। मेरे साथ सलमान निजामी साहब कांग्रेस लीडर, वो भी जुड़ चुके हैं। सलमान निजामी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। सलमान निजामी साहब, मैं संतोष पाठक जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले सलमान निजामी साहब मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूं। एमएच खान साहब, मैं आपके पास भी आऊंगा। सलमान निजामी साहब, कांग्रेस को एक तरह से सत्ता में भागीदारी जरूर मिली है, इख्तिदार में हिस्सेदारी जरूर मिली, लेकिन कांग्रेस का जो सेकुलर चेहरा था उसे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा। सलमान निजामी, देखिए साहब, हमारे लिए सबसे पहले देश है। इस देश की जो बर्बादी पिछले इतने सालों से हुई, जब से भाजपा सरकार आई है, सिर्फ धर्म की राजनीति की, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वाया। और चाहे कश्मीर की ये बात कर रहे हैं, कश्मीर का हाल देखिए, वहां क्या हाल है, कोई खुश नहीं है। हिंदुस्तान में चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब ना खुश हैं। आप मंदी देखिए, मार्केट बिल्कुल सन्नाटा है, कहीं भी जाइए आप, किसी से पूछिए। ये तो ये लोग जो है ये प्रचार करते हैं यहाँ टीवी पे बैठ के, लेकिन आम व्यक्ति जो भाजपा के अपने भी समर्थक है वो भी परेशान है। आज लोगों में बहुत आक्रोश है और लोग जो है, आज मैं एक टाइम आएगा अगर भाजपा सरकार आगे मजीद चली तो लोग जो यहां सिविल वार हो जाएगा देश में, लोग एक दूसरे को खाएंगे जिंदा। क्योंकि आज जो है गरीबी कहां आ रही है, आपका जीडीपी 5 से नीचे आ गया है। ये सरकार जो है इसने 5 साल में सिर्फ ये किया। अभी हमारे जो फैसला जो वजीर खजाना है, जो फैसला लिया वो इस देश निर्मला सीतारमण ने अभी कुछ देर पहले ही बयान दिया है कि अपोजिशन को सिर्फ मुल्क में मंदी दिख रही है और कुछ दिख ही नहीं रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ये अब से थोड़ी देर पहले बयान आया है। निर्मला सीतारमण जी का बयान अब से कुछ देर पहले आया है। जब किसान हमारे आत्महत्या करें तो देश कहां जाएगा? क्या मंदिर और मस्जिद की लड़ाई हम लड़ेंगे जब इंसान ही बचेंगे नहीं इस दुनिया में? जब इंसान नहीं रहेगा तो क्या मंदिर और मस्जिद रहेगी? आप मुझे बताइए, ये देश कहां जा रहा है? आज इन्होंने बोला आतंकवादी हमला किया, अरे कितने आज भी हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। ठीक है सलमान निजामी, अब इसकी महाराष्ट्र से शुरुआत कीजिए। एक अच्छा मौका मिल रहा है, बीजेपी महाराष्ट्र 5 साल में नहीं कर पाई। सलमान निजामी साहब, अब आप लोगों को मौका मिला, इसकी शुरुआत कीजिए। क्योंकि महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत होनी चाहिए, महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। अबू आसिम आजमी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग एक वादा कीजिए कि महाराष्ट्र के किसानों
का जो अब तक हक एक तरह से मारा जा रहा था वो मिलेगा, और जो गरीब, बेरोजगार या जो महंगाई का जो मसला है उसे महाराष्ट्र से एक तरह से खत्म किया जाएगा, क्योंकि एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है अपोजिशन तमाम पार्टियों को, और ये एक बहुत अच्छा मौका भी है अपोजिशन और जो इत्तेहादी पार्टियां हैं। मैं संतोष पाठक जी आपके पास आना चाहूंगा। संतोष पाठक जी, क्या आपको लग रहा है कि ये सरकार जो है इस पर खतरे तो एक तरह से मंडलाते रहेंगे, क्योंकि जिस पार्टी के साथ ये पूरा ड्रामा चल रहा था यानी बीजेपी के साथ, वो सेंटर में है, और इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें तो आइडियोलॉजी का एक मसला है। हालांकि अब आसिम आजमी साहब लगातार कह रहे हैं, या कांग्रेस और एनसीपी लगातार कह रही है कि अब शिवसेना सेकुलर हो गई है। देखिए अबू भाई, विचारधारा, जो आइडियोलॉजी का मसला आपने कहा, उस चीज को तो बिल्कुल हमें एक किनारे पे रखना पड़ेगा, क्योंकि शिवसेना का गठन 1966 में हुआ। उसके बाद शिवसेना का इतिहास अगर आप देखें तो आपातकाल का समर्थन किया था। शिवसेना के गठन में उस समय के जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के नेता थे, उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है कि वहां जो दक्षिण भारतीय थे उनको दबाने के लिए और एक क्षेत्रीयता की भावना को उभारने के लिए शिवसेना का गठन किया गया। पालमपुर में जो बीजेपी का अधिवेशन हुआ, जिस अधिवेशन में बीजेपी ने यह फैसला किया कि वो राम मंदिर की लड़ाई को आगे लेके जाएंगे, उसके बाद 1989 में शिवसेना ने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, और वो भी तब उठाया जब भाजपा के साथ उनका गठबंधन हो गया। उसके बाद 30 साल का पूरा यात्रा हमने देखा कि किस तरह से शिवसेना और भाजपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती रही, किस तरह से ये दोनों नेता अपना, दोनों जो राजनीतिक दल है वो अपना प्रभाव बढ़ाते रहे। शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में रही, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्तर पे बात किया जाए तो बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रही। तो उस विचारधारा के मसले को तो बिल्कुल हटा दिया जाए। महाराष्ट्र की जनता ने वैसा जनादेश दिया था जिसमें किसी की भी सरकार नहीं बन रही थी, तो निश्चित तौर पर चाहे वो बीजेपी बनाती या शिवसेना जो बनाने जा रही है, दोनों को ही इसी तरह के एक कॉम्बिनेशन के साथ आना पड़ता। नेताओं के लिए भ्रष्टाचार एक बड़ा सुविधाजनक शब्द हो गया। हमारे साथ है तो अच्छे है, हमारे साथ नहीं है तो भ्रष्टाचारी है। अभी आजमी साहब कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है, अगर सरकार में शामिल होती है समाजवादी पार्टी तो निश्चित तौर पर वो मंत्री भी बनेंगे, और अजीत पवार की भी भूमिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और सिंचाई को लेकर और डैम सिंचाई परियोजनाओं को लेकर जो अजीत पवार ने एक बड़ा विवादास्पद बयान दिया था, उससे किसानों को क्या लगा था, सिंचाई घोटालों को लेकर क्या लगा था, ये तमाम वो बातें हैं जो राजनीतिक दल अपनी सुविधा से बाहर निकालती है या अपनी सुविधा से उसको छिपा के रख देती है। लेकिन यहां जो सबसे बड़ी बात है कि क्या सरकार अस्थायी होगी, क्या उद्धव ठाकरे 5 वर्ष के लिए स्थायी सरकार देने जा रहे हैं? देखिए, सवाल का जवाब सीधा सीधा है कि इस सरकार के गठन में शिवसेना से ज्यादा बड़ी भूमिका शरद पवार ने निभाई, क्योंकि वो एक क्षेत्रीय दल के मुखिया है, और हालत ये थी कि बहुत लंबे समय तक अगर कोई भी क्षेत्रीय दल सत्ता से बाहर रहता है तो वो टूट जाता है और बिखर जाता है। तो निश्चित तौर पर ये शरद पवार का, एनसीपी का हित रहेगा कि ये सरकार बनी रहे, चलती रहे। लेकिन गठबंधन की सरकारों को चलाने में कांग्रेस का इतिहास बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। वो सुविधाजनक तरीके से 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक चलाते हैं और उसके बाद बड़े आराम से उस सरकार को गिरा देते, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो कर्नाटक में हो, चाहे वो देश के अन्य किसी राज्य में हो। और महाराष्ट्र में भी इस बात की उम्मीद करना बहुत बेमानी है कि क्या कांग्रेस 5 वर्ष तक शिवसेना की सरकार को चलाकर अपनी पार्टी का वजूद वहां खत्म करेगी? निश्चित तौर पर नहीं करेगी। और यहीं से सवाल खड़े होते हैं कि उद्धव ठाकरे क्या 5 वर्ष के लिए मुख्यमंत्री रह पाएंगे महाराष्ट्र में? जी अबू भाई। सलमान निजामी साहब, जो बात यहां पर संतोष पाठक जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो अलायंस की इस तरह की सरकारें होती हैं, कांग्रेस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। देखिए, कहीं मैं इनको बताऊं कि यहां माहौल जो देश में बना, कांग्रेस चाहे गोवा में देखिए आप या आप कर्नाटका में देखिए, कई राज्यों में एक तो हाउस ट्रेडिंग का ट्रेंड मिला था। अभी जो गवर्नर साहब ने महाराष्ट्र में जो किया था, हमें 24 घंटे का समय दिया और बीजेपी को 15 दिन का समय दिया, तो वो डायरेक्ट लगता था कि ये हॉर्स ट्रेडिंग का माहौल है। आपने कर्नाटका में देखा 200 करोड़ का ऑफर दिया गया था एक एमएलए को, 200 करोड़ का, गाड़ी बंगला सब कुछ, और महाराष्ट्र में चल नहीं पाए क्योंकि अब लोग जो हैं इनको भी जलील कर रहे हैं हर जगह कि भाई ये क्या माहौल आप बना रहे हैं पूरे देश में, ये क्या जोर जबरदस्ती क्रिमिनल। आपने खुद देखा अजीत पवार जी को इन्होंने क्लीन चिट एक दिन पहले दी। यही भाई साहब मेरे साथ बैठे थे, कह रहे थे उनपे कोई केस ही नहीं है, उनपे नाम ही नहीं है, और आज कह रहे हैं कि हाँ हमने ऐसा किया। तो इनकी हिपोक्रेसी एक्सपोज हो गई। आज लोग नहीं, पूरे देश का विदेश के लोग हंस रहे इन पे कि क्या हिपोक्रेसी है साहब।
एक आदमी को आप सरकार में बना, ठीक है, मैं शिवम से 30 सेकंड दे रहा हूं, मुझे उसके बाद ब्रेक पर जाना है। खत्म किए शिवम, जिसको आपने 5 साल चोर 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 कहा। ठीक है, जवाब ले लेता हूं। मैं तो कहता हूं ये जो अजीत पवार ने सलमान निजामी साहब बहुत बढ़िया गेम खेला। ठीक है, बात हो गई, निजामी साहब बात हो गई, शिवम 30 सेकंड का जवाब दे दीजिए। इनकी बजाई अंदर घुस के सबसे पहले तो समझने की जरूरत है, निजामी साहब जाएं फिर से पढ़े अजीत पवार पे 3000 केस। अरे साहब आपके प्रवक्ता ने बोला, चिल्ला में आपके प्रवक्ता ने बोला कोई नाम 8 नहीं है, केसेस में उनका नाम नहीं, तो डालिए अंदर। कैसे हो गए? अब अंदर कौन सा डालिए। फैसला है वो आप पढ़ते आप हैं, अंदर नहीं डालिए तो ना। उठा के आ जाते हैं। तो और मिल गया दूसरी ना। चीज, अरे अरे भाई आप ऐसे छोड़िए। बातें कर रहे हैं आप तो जैसे आप नंगे जीत हो कर गए। रहे हैं। अरे अरे छोड़िए। भैया एक पड़ोसी को पकड़कर लाकर गठबंधन बनाया है आपने, एक 55 वाले और एक 54 वाले। देखिए बात ऐसे कर रहे तभी हैं। तो और आपने होस्टेलिंग उसको- उसे कहते हैं जो अरे होस्टेल में आपने बैठकर उसको उनके फोन शिवम एनसीपी कांग्रेस ने आपके साथी को तोड़ा है। ये असल जीत है, ये एनसीपी कांग्रेस की असल जीत ये है कि शिवसेना को तोड़ा है कांग्रेस और एनसीपी ने। ये बड़ी जीत है महाराष्ट्र में। 2 से 303 पर पहुंच गए और ये 400 से 50 पर गए। देखिए देश हम पर हंस रहा है और 44 पर ये है। ठीक है, मुझे बहुत छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक लेना है, ब्रेक से लौट कर आएंगे। हम महाराष्ट्र के आवाम की बात करेंगे क्योंकि सरकारें आवाम के लिए चुनी जाती हैं। कि सरकार ने क्या कुछ किया उससे कोई लेना देना नहीं, आवाम के लिए आने वाली सरकार क्या कुछ करेगी, क्या वाकई में आवाम को जो उम्मीदें इस सरकार से उस पर ये खरी उतरेगी, इसी पर हम बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। फोकस कर रहे हैं कि क्या आवाम की उम्मीदों पर खरी उतरेगी ये सरकार, इसी पर आज हम प्राइम डिबेट में चर्चा कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए। मैं ब्रेक के बाद प्रियंका दुबे मैं आपके पास आना चाहूंगा। कल जब ओथ सेरेमनी होगी तो कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के 400 किसानों को भी इनवाइट किया गया है। प्रियंका, सवाल यह उठ रहा है कि किसानों के मसले बहुत ज्यादा है महाराष्ट्र में, चाहे विदर्भ की बात करें, मराठवाड़ा की बात करें, पूरे महाराष्ट्र की बात करें, किसान बहुत परेशान हैं और हर सरकार से किसानों को बहुत उम्मीदें होती हैं। अब जब महाराष्ट्र में एक नई सरकार आ रही है, एक नया वजीर आला और नया सीएम आ रहा है, तो किसानों की उम्मीदें अब और बढ़ गई हैं। प्रियंका दुबे जी, इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगी कि अब जा करके अभी जो पिछले 3-4 दिनों में हुआ वो तो अनएक्सपेक्टेड था, अब जाकर के सही हाथों में बागडोर आई है। 400 किसान जो उनकी उम्मीदें हैं सारे किसानों की, महाराष्ट्र में फिलहाल उत्तर प्रदेश से और बाकी भारत से जहां जहां भाजपा और बाकी सरकारें हैं वहां से कई गुना ज्यादा उम्मीदें पूरी होंगी। बिल्कुल। अबू आसिम आजमी साहब, मैं कहना क्योंकि चाहती हूं। जी अबू आसिम आजमी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि जब इस तरह की सरकार बनती है और इस सरकार में एनसीपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इस तरह की पार्टियां जब शामिल होती हैं तो कहीं ना कहीं मुसलमानों की नजरें भी इस सरकार पर होंगी। अबू आसिम आजमी साहब, महमूदुर रहमान कमेटी की अगर हम बात करें तो उसने महाराष्ट्र के मुसलमानों की हालत को बताया था कि किस हालत में महाराष्ट्र के मुसलमान हैं, कितनी बदतर हालत है मुसलमानों की। क्या यह सरकार मुसलमानों के जो मसाइल हैं, उनके जो इश्यूज हैं, उसके लिए भी काम करेगी? देखिए, मैं बताऊं कि अगर बीजेपी शिवसेना की सरकार बनती तो क्या करती, क्या नहीं करती, 5 साल देख चुके हम लोग। और अगर ये लोग नहीं मिलाते तो शायद फिर बीजेपी शिवसेना की सरकार बनती, या नहीं बनती तो गवर्नर राज होता, तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होता, नरेंद्र मोदी जी की पूरी चलती। और अगर वो नहीं होती तो फिर से इलेक्शन होता, तो जब फिर से इलेक्शन होता तो बीजेपी को और सीटें मिल सकती थी, कुछ सिनेरियो और बदल भी सकता था, नहीं मालूम क्या होता। लेकिन अभी जो चीज नहीं हुई 5 साल तक, अगर बहुत कुछ होगा तो नहीं होगा, इससे बुरा तो कुछ होगा नहीं। लेकिन मैं ये उम्मीद रखता हूं कि अब की सरकार में 2-2 पार्टियां वो हैं जो सेकुलर पार्टियां हैं, और कम से कम कांग्रेस पूरे देश में कम से कम कुछ तो उसको मुंह अपना दिखाना पड़ेगा सबको। सेकंड चीज, महाराष्ट्र में शिवसेना को अभी आपका सर्टिफिकेट नहीं दिया सेकुलर है, तो शिवसेना को अभी आपका सर्टिफिकेट नहीं दिया सेकुलर का। सुनिए ना, मैं भी दूंगा तो आप चिल्लाने लग जाएंगे, आप लोग कहेंगे आप मैं बता रहा हूं ना कि अभी इसको हैंडल करने वाले का नाम है आदरणीय शरद पवार साहब। शरद पवार जी चाहे कुछ भी हो, लेकिन महाराष्ट्र में चाहे बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, जितनी भी पार्टियां हैं, इन सब में सबसे बड़ा लीडर का नाम है शरद पवार, और किसानों का नेता है शरद पवार।
चाहे फडणवीस जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे कोई भी हो, इन सब में अगर सबसे ज्यादा किसानों के हित की बात कोई कर सकता है तो मैं दावे से कह सकता हूं महाराष्ट्र में शरद पवार जी कर सकते हैं, जो रियल में किसान हैं, किसानों के नेता हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूं, मैं क्यों पहले से रखूं, उम्मीद नहीं, एक जगह थी पहले देख चुका था, वही जगह फिर आने वाली थी, लेकिन हमने एक चांस लिया कि भाई अब कुछ चेंजिंग हो रही तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो उम्मीद तो दुनिया कायम है, पहले से क्यों हम कहें। और मुसलमानों को अगर ये सरकार काम नहीं करी तो क्या दूसरी सरकार काम करती क्या? दूसरी सरकार ने महमूद रहमान कमेटी क्यों माना, क्या नहीं माना? अब ये सरकार आई है, एक ट्राई करते हैं, इंशाल्लाह मानेगी, ठीक है, नहीं मानेगी तो देखते हैं क्या करना है इसका। लेकिन उम्मीद तो दुनिया कायम है। बिल्कुल बिल्कुल, महाराष्ट्र में तो देखिए सबसे ज्यादा जो इक़्तिदार पर है वो कांग्रेस रही है। आप भी सिर्फ ये कह रहे हैं कि उम्मीद पे कायम है, उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है, दूसरी सरकार आती तो नहीं होती। और ये बड़ा दिलचस्प तथ्य है कि शरद पवार खुद भी महाराष्ट्र के राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शिवसेना कोई पहली बार महाराष्ट्र में सरकार बनाने नहीं जा रही है। मनोहर जोशी मुख्यमंत्री उनके रह चुके हैं, नारायण राणे मुख्यमंत्री उनके रह चुके हैं। कांग्रेस भी पहली बार महाराष्ट्र की सरकार में शामिल होने नहीं जा रही है। तो यह कहना कि चुनाव होता और बीजेपी ज्यादा नंबर के साथ आ जाती, तो आप तो शुरुआत में ही कह रहे हो कि हमने डर की वजह से सरकार बनाने जा रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति शासन लगता, चुनाव होते तो बीजेपी ज्यादा नंबर के साथ वापस आ जाती। तो इस डर के साथ आप सरकार बनाने जा रहे हो। बार बार यह कहना कि शरद पवार मेन पिलर है, कोई डाउट नहीं है कि शरद पवार मेन पिलर है इसके, लेकिन शरद पवार अकेले शिवसेना के साथ मिलकर इस सरकार को नहीं चला सकते। उसके लिए कांग्रेस के समर्थन की दरकार है, जरूरत है। और कांग्रेस ने जो तमाम राज्यों में किया, कांग्रेस ने जो केंद्र में किया, महाराष्ट्र में कांग्रेस की संतोष पाठक जी बात करते हैं तो महाराष्ट्र में कांग्रेस को भी एक तरह से शरद पवार जी ही मैनेज कर रहे हैं। आप देख लीजिए, शुरू से पूरे चुनाव को उठाकर देख लीजिए, शरद पवार ही कांग्रेस को मैनेज कर रहे हैं महाराष्ट्र में। देखिए बिल्कुल नहीं, अगर मैं पूछ रहा हूं, अगर इस सरकार इतिहास कभी रहा नहीं कि लंबे समय और बीजेपी शिवसेना की बना देते की सरकारों को लेकर बड़ी बात यह है कि 5 साल तक अगर ये सरकार चल जाएगी तो कांग्रेस का खुद का वजूद खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस कहां रहेगी? आज वो चौथे नंबर की पार्टी है। तो राजनीतिक रूप से राष्ट्रीय पार्टियां कभी नहीं चाहती कि क्षेत्रीय पार्टी को वो फ्रंट पे रखे और खुद पीछे होकर सरकार चलाए। कांग्रेस और एनसीपी की जो 10 वर्षों की सरकार चली थी महाराष्ट्र में, उसमें मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे, एनसीपी के नहीं थे। तो ये देखना होगा कि क्या कांग्रेस सबसे छोटे भाई की भूमिका में रह के कितने लंबे समय तक इस सरकार को चलने देगी। जी एमएच खान साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। एमएच खान साहब, देखिए मैं बात कहना चाह रहा हूं कि अभी आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कह दिया कि अजीत पवार के ऊपर इतने केसेस हैं, हम खुश नहीं हैं। तो अजीत पवार के ऊपर जो बातें कही गई देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा, और क्या कहा अबू आजमी साहब जानते होंगे, उनका चक्की पीसिंग, अजीत पवार को चक्की पीसिंग, और अजीत पवार को बुला लिए और हाथ मिला के सरकार बनाने चले गए। और ये और भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि देखिए जब बीपी सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो सपोर्ट किसने किया था, विचारधारा क्या थे बीपी सिंह के, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या थी, सपोर्ट किया और समर्थन वापस ले लिया। ये है भारतीय जनता पार्टी का चेहरा। और देखिए तो वो क्या, अरे भैया मानेगा क्यों नहीं मानेगा, अभी आप तो 2 बार इस्तीफा दे चुके ना, आपने तो 2 बार इतना लालच आपको सत्ता की है कि आप परेशान हो किसी तरह से। सारा हिंदुस्तान के जितने प्रदेश है उसमें से साफ होते जा रहे हो। पुलिस किसी के आप बताइए ना, इस बहस को यही रोक दीजिए। एमएच खान साहब, मैं शिवम आपके पास आ रहा हूं। शिवम देखिए, ये बहस बार बार होती है कि किसने क्या किया, किसकी विचारधारा क्या है, किसका नजरिया क्या है। शिवम, यहां पर अहम सवाल यह है कि महाराष्ट्र में जो सरकार बनने जा रही है, खान साहब सुन लीजिए, साहब ये बार बार ये चैनल पे बात क्यों उठ रही है? नहीं, मैं साथ छोड़ देंगे, सरकार नहीं चलेगी। ये क्यों बातें, निगेटिव बातें क्यों हो रही हैं? ठीक है, निगेटिव बातें क्यों हो रही हैं साहब? ये निगेटिव बातें नहीं होनी चाहिए। हो चुकी है खान साहब, ये बातें हो चुकी है। मैं चाह रहा हूं इसे यहां छोड़ दिए। मैं शिवम सिर्फ ये चाह रहा हूं कि सेंटर में बीजेपी और उसके ऊपर लगातार ये इल्जाम लगता रहता है कि जिन रियासतों में बीजेपी की सरकार नहीं होती है वहां पर सेंटर की बीजेपी सरकार वो उसकी हेल्प नहीं करती, मदद नहीं करती है। अब जब महाराष्ट्र में सरकार होगी, यह सरकार किसानों का भला करना चाहती है, मुसलमानों का भला करना चाहती है, गरीबों का भला करना चाहती है। क्या सेंटर खड़ा होगा इस सरकार के साथ
सेंटर की सरकार खड़ी होगी? शिवम त्यागी, पहले तो एक वन लाइनर सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अबू आसिम आजमी साहब की आज जो भाषा है वो बहुत ही बेहतरीन है और उससे मुझे लग रहा है कि वो मंत्री बहुत जल्दी बनने वाले हैं। तो मिठाई आपके द्वारा वो कब भिजवाएंगे मुझे वो बता दें। और दूसरी चीज, अब आ जाते हैं बात इस पर कि मुसलमानों के लिए और जनता के लिए क्या काम करेंगे। अरे भाई, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जीता जागता उदाहरण है। क्या किया है कांग्रेस ने इस देश में मुसलमानों के साथ? देखिए शिवम, मैंने ये सवाल करने वाला सवाल क्या किया? आपको आप 6 साल से हो, आपने क्या किया भैया? 6 साल से आप ज्यादा देश में आप रहे 58 साल। कमेटी में आपने क्या काम किया भाई? किसानों का क्या हाल किया आपने, बताइए जरा। ठीक है, आज इस हालात में अगर महाराष्ट्र पहुंचा है आपकी वजह से पहुंचा। आज आप देखिए सब ठीक है, देखिए एक करके बात करेंगे, डिबेट बहुत अच्छा चल रहा है। मैं चाह रहा हूं कि एक करके बात कीजिए। खान साहब, एमएच खान साहब सुन लीजिए, सलमान निजामी साहब सुन लीजिए। मैं चाह रहा हूं कि एक करके बात कीजिए ताकि बाद में आप अपनी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। बाद में अपने रिकॉर्डिंग इस प्रोग्राम की सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। एक एक करके बात कीजिए। मैं चाह रहा हूं, मैं शिवम, जो सवाल मैंने आपसे किया था कि क्या सेंटर महाराष्ट्र की सरकार के साथ खड़ा होगा, इसका जवाब आपने नहीं दिया। जी मैं दे देता हूं। देखिए, सेंटर बिल्कुल महाराष्ट्र की सरकार के साथ और जो भी गैर बीजेपी शासित राज्य है हर किसी के साथ खड़ा है। उद्धव जी ने कहा था। नहीं, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार लगातार कह रही है कि सेंटर उनके लिए काम नहीं कर रहा है, सेंटर बजट नहीं दे रहा है। राजस्थान की सरकार ये कह रही है, कर्नाटक में जब तक कांग्रेस की सरकार थी वो लगातार इस चीज को उठाती रही। ये केजरीवाल मॉडल है। अब ये केजरीवाल मॉडल है, 4.5 साल स्टेट में कुछ करेंगे नहीं, बाकी के 6 महीने कहेंगे सेंटर मदद नहीं कर रहा। अरे भाई, काम करिए, करने से क्या नहीं होता। आप अगर मेहनत करेंगे तो सबके साथ हो रहा है। छत्तीसगढ़ का माहौल देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की सरकार ने पहले कहा हम किसानों का जो धान है वो 2500 रुपए क्विंटल खरीदेंगे, आज 1850 रुपए क्विंटल खरीद के बैठ गई और ऊपर से सेंटर से मदद मांगने की बात कर रही थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप महाराष्ट्र के लिए या जो भी कोई गैर बीजेपी राज्य है, आप अपने राज्य के लिए सत्ता में आए हैं, काम कीजिए। ये बहाने आप यूज करते रहेंगे लगातार, वो ठीक है। और बीजेपी की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूं, राज्य चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, सबके लिए सेंटर की बराबर मदद रहेगी। ठीक है, सलमान निजामी साहब से नहीं देखा जाएगा। सलमान निजामी साहब, क्या जो बात यहां पर जो बात शिवम त्यागी कह रहे हैं कि सब उनकी नजर में बराबर हैं, चाहे गैर बीजेपी सरकार हो या बीजेपी की सरकारें हो, सबके साथ सेंटर एक तरह से साथ आता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार सरकार शिकायत कर रही है सेंटर के कदम को लेकर। कांग्रेस की है सरकारें मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में। आप देखिए सेंट्रल हुकूमत ने अभी तक किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। हमने राजस्थान में किया, हमने मध्य प्रदेश में किया, 5-6 साल है इनको, अभी तक नहीं किया, अभी तक नहीं किया। अरे हमने किया ना, 10 रुपए के अरे भैया, 10 रुपए बोला है, 5 रुपया नहीं माफ हुआ। अरे भाई, आप ऑर्डर करते हो, आप कहते हो लोगों से कि हम माफ करेंगे और फिर करते बोला ना। मेरे से सवाल है, सुनिए, हमारी सरकारें जहां थी हमने चाहे 10 रुपया किया या 5 रुपया किया, लेकिन इंटेंशन होना चाहिए, नीति होनी चाहिए। हमने किया और आगे भी करेंगे। हमें एहसास है क्योंकि देश को सिर्फ कांग्रेस चला सकती है। वो लोग बेवकूफ नहीं थे जिन्होंने इतने सालों कांग्रेस पे भरोसा किया, यकीन किया। अब देश की जनता को समझ आ चुकी है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति भारतीय जनता और लोगों को बेवकूफ बनाकर ये लोग सत्ता में रहना चाहते हैं पैसे के दम पे। इनके पास पैसा इतना है अंबानी अडानी का, 58 साल देश को आपने चलाया, पैसा हमारे पास है, ये कैसे हो गया? इन्होंने बैंक खाली कर दिए, गरीब आपने किया, पैसा हमारे पास हो गया, मजबूर कर दिया। संतोष पाठक जी, छोटा सा कमेंट आपसे लूंगा। संतोष पाठक जी, जो मैंने जो सवाल त्यागी जी से किया था उसी का जवाब मैं आपसे चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि सेंटर में बीजेपी है, बीजेपी के साथ इतना जबरदस्त गेम महाराष्ट्र में हुआ है, क्या वो महाराष्ट्र की सरकार के साथ सेंटर गवर्नमेंट खड़ी होगी महाराष्ट्र में? यह एक बड़ा चैलेंज भी रहेगा महाराष्ट्र की सरकार के लिए। इसकी 2 चीजें देखिए, एक तो होती कानूनी और संवैधानिक स्थिति क्या है, और दूसरी बात कि केंद्र और राज्य का जो आपस में कोऑर्डिनेशन है वो कैसा है। देखिए, नीति आयोग के तहत जो संवैधानिक स्थिति है, जो वित्त आयोग की सिफारिशें हैं, उसके तहत जिस राज्य की जो हिस्सेदारी है वो मिलना है, उसमें कोई रोक नहीं लग सकती। हाँ,
थोड़ा सा समय लगता है, कई बार वो 1 महीने 1.5 महीने डिले हो जाता है, तो वो ये वर्तमान सरकार में नहीं, पहले की सरकारों में भी हुआ करता था। देखिए समस्या कहां आती है, समस्या तब आती है जब राज्य पैकेज मांगने के लिए पहुंचता है। वहां निश्चित तौर पर यह बात होती है कि हमारा मुख्यमंत्री है या दूसरी पार्टी का मुख्यमंत्री है। यहां किसानों की समस्या है, फसल खराब हो गई है, इसको लेकर शरद पवार पहले प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं। शिवसेना का डेलीगेशन निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से आएगा और यहां राजनीति शुरू होती है। अगर कोई भी राजनीतिक दल ये कहे कि हम राजनीति नहीं करते हैं तो ये बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल झूठ होगा। जो भी केंद्र की सत्ता में रहता है वो निश्चित तौर पर उनके दिमाग में ये होता है कि हमारी अपनी सरकार है या विरोधी दलों की सरकार है, उसका असर तो पड़ेगा। लेकिन यहां पर फिर फर्क यह पड़ता है कि मुख्यमंत्री किस तरह का होता है। जैसे पंजाब देखिए, कैप्टन अमरिंदर जब भी आते हैं कभी भी केंद्र सरकार के रवैये को लेकर वो बहुत ज्यादा शिकायत नहीं करते, क्योंकि वो इस अंदाज में आते हैं, इस तैयारी के साथ आते हैं कि वो तमाम चीजें जो वो मांगते हैं वो मिल जाता है उनको। मध्य प्रदेश का जो जिक्र करते हैं, मध्य प्रदेश में समस्या क्या है, चूंकि मैं कवर करता रहा हूं इन चीजों को तो मैं जानता हूं। जैसे राजस्थान की तरफ से अशोक गहलोत जब भी आते हैं तो केंद्र की तरफ से बहुत ज्यादा मदद मिल जाती है। मध्य प्रदेश के साथ समस्या क्या है कि अभी भी वो कागजों में आधिकारिक रूप से जो चीज वो डिमांड करने आते हैं केंद्र सरकार से, वो खुद पुख्ता तैयारियों के साथ नहीं आते। और ये समस्या सिर्फ मध्य प्रदेश के साथ नहीं होती, बिहार में तो एनडीए की सरकार है वो भाई, लेकिन वहां से भी जब नीतीश कुमार आते हैं या उनके अधिकारी आते हैं या मुख्य सचिव आते हैं तो कई बार नीति आयोग की तरफ से कहा जाता है कि आप क्या करके लाए, क्योंकि जो आप मांग रहे हैं, क्योंकि केंद्र का एक सीधा सीधा एक नियम होता है कि जिसके लिए पैसा आपने लिया उतना अगर आप खर्च करते हैं बिल्कुल, तो फिर आप जाहिर सी बात है उसको सबूत कि दीजिए कि आपने खर्च किया, उसके बाद नीतीश दूसरे कुमार किस्त भी पे जाइए। स्पेशल तो पैकेज ये राज्य मांगते सरकार और थक चुके हैं। मुख्यमंत्री स्पेशल के पैकेज कैलिबर पे मांगते बहुत मांगते ज्यादा वो भी एक तरह से डिपेंड थक चुके हैं, कई बार कह चुके, और इसी लालच में वो इसके बीजेपी के साथ आए थे, एनडीए के साथ, कि बिहार को स्पेशल पैकेज मिलेगा, लेकिन वो अभी एक तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। मैं अबू आसिम आजमी साहब, जो इशू इस वक्त चल रहा है कि क्या महाराष्ट्र की डेवलपमेंट में या तरक्की में जिस चीज को लेकर अब ये नई सरकार बनने जा रही है, जिस चीज को लेकर आप लोग आगे आ रहे हैं कि अब महाराष्ट्र एक नया महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता है कि सेंटर में तो बीजेपी है, एनडीए की गवर्नमेंट है, क्या उससे साथ मिलेगा महाराष्ट्र की सरकार को? नहीं, जैसे अभी भाई साहब ने बताया, बिल्कुल सही बताया उन्होंने। जो कानूनी चीजें हैं, जो नीति आयोग के पास डिमांड करना है, मुझे लगता है शरद पवार साहब एक बहुत ही तजर्बेकार लीडर हैं और उनका जो है इस सरकार के ऊपर के साथ में कोऑर्डिनेशन रहेगा, तो मुझे लगता है कि भले कम मिले लेकिन जरूर कुछ न कुछ कोशिश करके लाएंगे पवार साहब की इज्जत भी सब पूरा देश जानता है उनको, और कोशिश होगी। देखिए 5 साल तक जो चली सरकार उसमें तो सब बर्बाद हो गया, तो इंशाल्लाह उससे अच्छा ही होगा, खराब तो नहीं होगा। मुझे लगता है जरूर अच्छा होगा, उम्मीद अच्छी है। और किसानों की आत्महत्या कहां रुकी, बढ़ गई। इन्होंने 300 रुपया बीघे दिया किसानों को, 300 रुपया बीघा क्या होता है? तो इस तरह से किसानों के साथ धोखा किया गया है और शरद पवार साहब के नेतृत्व में है, तो इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जरूर कुछ न कुछ आएगा और महाराष्ट्र भी स्ट्रगल किया जाएगा, काम किया जाएगा ईमानदारी के साथ, करप्शन को कहीं रोका जाएगा, तो जरूर यहाँ पे विकास का काम हो सकता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब शुरू से ही अबू आसिम आजमी साहब शरद पवार जी का लोहा एक तरह से उन्होंने कहा है कि वो उनकी जो शख्सियत है वो कुछ भी कर सकती है, और जाहिर सी बात है कि अजीत पवार को जो वापस ला सकता है वो कुछ भी कर सकता है, तो एक तरह से मानना होगा। मैं खान साहब आपके पास आ रहा हूं। एमएच खान साहब, क्या आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र में यह सरकार एक तरह से टिकाऊ होगी? देवेंद्र फडणवीस ने कल कहा था कि 3 पहियों की सरकार है। क्या आपको लगता है कि जब तक सरकार मजबूत नहीं होगी, जब तक आवाम के जो काम है, जो उनके मसाइल हैं, वो भी हल नहीं होंगे? पहले सरकार की मजबूती जरूरी है। नहीं, सरकार की मजबूती इसलिए हमको लगती है कि वो मजबूती रहेगी क्योंकि उन्होंने बहुत मंथन किया है, बहुत मीटिंगें की हैं, बहुत बातों को उस पर डिस्कस किया है। आजमी साहब उसमें गवाह हैं कि हर चीज पे एक एक पॉइंट पे डिस्कस हुआ है, और इसीलिए इनको देर भी हो रही थी। गवर्नर से इन्होंने 1 दिन का वक्त मांगा, गवर्नर ने टाइम नहीं दिया, और रातों रात इन्होंने गवर्नर रूल हटा करके बना दिया उनको। तो मुझे लगता है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आजमी साहब जैसे तजुर्बेकार लोग हैं और शरद पवार जैसे तजुर्बेकार लोग हैं, ये लोग मिलकर सरकार को अच्छी तरह से चलाएंगे। और माइनॉरिटीज का मैं समझता हूं कि सच्चर कमेटी, अगर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कुछ काम किया है तो सच्चर कमेटी में भी इनका
रहेगा ध्यान कि हाँ स्ट्रक्चर कमेटी को भी महाराष्ट्र में लागू कर दिया जाए। और सही सवाल ये अपने तय बात करने की, तो ये बात सही है कि जब केंद्र में सरकार जिसकी भी होती है अपनी सरकार को पैकेज ज्यादा देती है और दूसरी सरकारों को पैकेज कम देती है या नहीं भी देती है, चिल्लाते रह जाते हैं। और वहां बहुत बड़ी समस्या जो है महाराष्ट्र में किसानों की समस्या है। सारा किसान आत्महत्या कर रहा है, उससे ज्यादा आत्महत्या कहीं किसान ने नहीं किया है। तो सबसे पहले महाराष्ट्र में किसानों की समस्याओं को लेकर काम करना पड़ेगा अबू हुरैरा साहब। बिल्कुल इस बात को तो शरद पवार जी पहले कहते रहे, उद्धव ठाकरे ने भी कहा है, और कल उनकी जो ओथ सेरेमनी होने जा रही है उसमें 400 किसानों को भी इनवाइट किया जा रहा है। मैं शिवम त्यागी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उसके बाद प्रियंका दुबे आपके पास भी आ रहा हूं, बहुत देर से वेट कर रही हैं जी। शिवम, देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ठीक है, ये सारा जितना भी मसाइल रहा वो सारा चीजें अभी बीत गई हैं, फिलहाल सरकार फॉर्मेशन में है और सारी चीजें स्टेबल है, चलेगी कितना जाहिर फिर से वही एक बात है कि कांग्रेस का इतिहास तो देखा है और मैं आशा करता हूं उद्धव जी तो हमारे पुराने मित्र हैं कि वो रोते हुए बाहर ना आए, जिस तरह से डी कुमारस्वामी आए थे। कांग्रेस का किस तरह से एक इतिहास रहा है ब्लैकमेल करने का वो सब जानते हैं, उसको कोई बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब बात इस बात पर आती है कि आप किसानों के लिए कितने काम करते हैं, कितना इंटेंट आप दिखाते हैं, क्या आपकी नीतियां हैं, वो सब निकल कर आएंगी सामने। आपने पहले भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र को रूल किया है और फिर से आप कमान आपके हाथ में है। प्रियंका दुबे, तो लगता है कि 10 पिछले 5 सालों में बीजेपी आप अब काम करें। पिछले 5 सालों में बीजेपी की सरकार भी देखी, उसने जो काम किया है अब उससे ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि किसान पिछली सरकार से खुश नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे, इसीलिए उन्होंने शिवसेना को चुना। जी देखिए, शिवसेना जो आई है शरद पवार जी के समर्थन से, वो काफी बुजुर्ग और अनुभवी नेता हैं, रह चुके, किसानों के भी हितैषी रहे हैं और उन्होंने ये बात सबसे पहले उठाई कि सबसे पहले किसानों का भला करना है। इसी कारण ओथ सेरेमनी में उन्हें इनवाइट किया गया है सादर। और बीजेपी ने जो किया, मुझे नहीं लगता उससे कोई भी वहां महाराष्ट्र का पर्सन खुश है। अगर वो खुश होता तो आज शिवसेना सरकार वहां ना बना पाती। जी और सलमान निजामी साहब, एक जो इत्तेहादी होंगे, जो पूरा कुंभा होगा, एनसीपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, दूसरे और जो पार्टियां होंगी, जो आजाद उम्मीदवार होंगे, सबको जोड़ के भी रखना है और महाराष्ट्र को बदलना भी है, जो दावे एक तरह से किए जा रहे हैं। बहुत बड़ा चैलेंज होगा उद्धव ठाकरे के सामने, शरद पवार जी के सामने। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा चैलेंज जो है ये है कि किस तरीके से सरकार को इकट्ठा किया जाए। और हम तो बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है, जैसे मैंने कहा कि 5 साल नहीं, हम अबू आजमी साहब को 25 साल वहां के मंत्री देखना चाहते। पूरी कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी जो है 25 साल वहां राज करेगी, उससे भी ज्यादा, क्योंकि हमारी जो है, हमारी कोशिश है कि हम लोगों की खिदमत करें, ना कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो है। लोग तंग आ गए, हमने अयोध्या का वर्डिक्ट पे सब मुसलमानों ने स्वागत किया उसका, और हम चाहते हैं कि देश आबाद हो, खुशहाल हो, फैलाना चाहते हैं वो लोग जो है वो साइड हो जाए, मंत्रालय पर एक तरह से हमारा देश जो है आबाद हो। विजारत आपको आने वाले दिनों में मिलने वाली है महाराष्ट्र में। आपके चैनल से मैसेज आया है शबीर साहब का कि वहां इंटरनेट बहाल किया जाए। मैं भाजपा के लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस पे भी वो करे, कश्मीर के लोग भी बहुत परेशान हैं। जी आजमी साहब, देखिए, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये काम इबादत की तरह, पूजा की तरह करता हूं। राजनीति, ये मंत्रालय मिलना नहीं मिलना मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है जी। मैं कहता हूं मत देखिए दामन में गुल आए कि खार आए, बस ये देख कि गुलशन में किस तरह बहार आए। बिल्कुल, मुझे सबसे जरूरी चीज है कि महाराष्ट्र में रहने वाले तमाम धर्म जात के लोग, तमाम वो लोग जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आज कहां से आकर आए, मैं भी उसी में से एक हूं। मुंबई में आकर के लोग आते हैं किराया उधार लेकर के और यहां अरबोपति बन जाते हैं। महाराष्ट्र वो जगह है, महाराष्ट्र और फले फूले, महाराष्ट्र अच्छा रहे। मैं जो बीजेपी के हमारे साथी बैठे हैं, त्यागी साहब, उनके गांव के भी आदमी मुंबई महाराष्ट्र में आते हैं, पूरे यूपी के, पूरे बिहार के, पूरे देश के लोग आते हैं। आप सब मिलकर दुआ कीजिए कि महाराष्ट्र तरक्की करे। महाराष्ट्र तरक्की करेगा तो मेरा यूपी तरक्की करेगा, मेरा बिहार, मेरा झारखंड, मेरा पूरा देश तरक्की करेगा। इसलिए हमें कुछ मिले या न मिले, लेकिन जनता यहां खुशहाल रहे, मैं यही चाहता हूं।
बिल्कुल जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र तरक्की करेगा तो पूरा मुल्क तरक्की करेगा, क्योंकि इकोनॉमिक सिटी भी मुंबई माना जाता है और महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे मुल्क के लिए। तो ऐसे में जो बात अबू आसिम आजमी साहब कह रहे हैं कि ये गुलशन जो है एक तरह से आबाद रहना चाहिए, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि अब जो सरकार आने जा रही है ये महाराष्ट्र के आवाम की उम्मीदों पर खरी उतरे, और खासतौर से जो किसान परेशान है महाराष्ट्र के, विदर्भ के, मराठवाड़ा के, उन किसानों का भी एक तरह से सरकार में भला होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अबू आसिम आजमी साहब, प्रियंका दुबे, डॉक्टर रमेश खान साहब, शिवम त्यागी जी, संतोष पाठक जी और सलमान निजामी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।